Hello, good morning, friends. I'm come back again. फ्रेंड्स, हमने 11th एफोरिज्म तक देख लिया था और 11th एफोरिज्म के फुट नोट पे देख रहे थे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कुछ बातें करना चाहूँगा मैं आपके साथ। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल विथ होम्योपैथी एंड होम्योपैथी विल डू गुड फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, एक जो सबसे अहम बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये ऑर्गेनन के वीडियोस बना रहा हूँ, वो बात ये है कि एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि होम्योपैथी है क्या चीज। मतलब ये कि एक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो कि आज तक एक नॉर्मल इंसान समझता आया है, या जब हमने होम्योपैथी में एडमिशन लिया था तो उससे पहले जब हमें ये बताया जाता था कि डॉक्टर, तो जो हम समझते थे वो क्या समझते थे? हम ये समझते थे कि डॉक्टर का मतलब ये है कि जो आपकी तकलीफ को आराम दे देता है। आपका सिर दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आपका सिर दर्द ठीक हो गया। ठीक है, इसी एस्पेक्ट को लेमैन समझता है बस। तो हमारा भी यही था। हम जब हम एंटर करते हैं बीएचएमएस के अंदर, जब हम बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होते हैं, तब हम क्या समझते हैं? तब हम इसी तरह से समझते हैं कि जो आपकी तकलीफ को आराम दे दे वो डॉक्टर है। ठीक है, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक डॉक्टर आपसे क्या पूछेगा? डॉक्टर आपसे ये पूछेगा कि ये सिर दर्द हो रहा है, क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। मतलब ये कि एक ऐसा फैक्टर एक पेशेंट की जिंदगी में आता है जो उसको डिस ईज की कंडीशन में लेके आ जाता है, और उस डिस ईज की कंडीशन में वो लेके आया, उसके बाद उसका जो ईज का जो लेवल था वो किस तरह से डिस्टर्ब हुआ, उस डिस्टरबेंस को डॉक्टर वापस से ठीक करता है। ये हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। पहले हम एक बार नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे बात करेंगे कि हमारा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है होम्योपैथी को समझने के लिए। और होम्योपैथी से भी पहले एक पैथी, मतलब ये कि वे ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारा एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, हम पहले वो समझेंगे। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि होम्योपैथी एक अलग मेथड कैसे है, और उस अलग मेथड को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे, तो हमने ये देखा कि एक इंसान डिस ईज्ड लेवल पे आता है और एक डॉक्टर का ये फर्ज होता है कि उसको वापस ईज पे ले आए। अब एक पर्सन गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से वो गिर जाता है और उसके सिर में चोट आ जाती है, फट जाता है, स्कैल्प में फट जाता है, और उसके बाद में वहां से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पर उसको डिस ईज में लाने वाला फैक्टर क्या है? उसको डिस ईज में लाने वाला फैक्टर है वो ब्लीडिंग और वो पेन, है ना। अब डॉक्टर क्या करेगा? उसको एक पेन रिलीफ देगा और उसके बाद में उसको स्टिच कर देगा और ब्लीडिंग वगैरह को रोक देगा, एंटीसेप्टिक क्रीम दे देगा। ये एक डॉक्टर होता है। पेट दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसी दर्द की गोली दे दे जिससे पेट दर्द में आराम हो जाए, ये डॉक्टर है। कोई एक इंसान है जिसको बुखार आ रहा है तो उसको ऐसी गोली दे दी जाए एंटीपायरेटिक जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, ये डॉक्टर है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एरा में आए। आई मीन टू से दैट कि इसके बाद में हमारा जो लेवल था, नॉलेज का जो लेवल था, वो थोड़ा सा जब और आगे बढ़ा तो हमें ये पता चला कि यार आयुर्वेदिक भी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो ये आयुर्वेदिक क्या है?
हमें ये समझ में आया कि यार एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती है ये केमिकल्स से बनी होती है, इसलिए जो केमिकल्स यूज करते हैं हम हमारी बॉडी के अंदर किसी डिस को ईज की कंडीशन में लाने के लिए, तो वो ईज तो हो रही है या नहीं हो रही है, उसके अलावा जो हम ये केमिकल्स खा रहे हैं इनका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा, है ना। फिर हमारे ध्यान में ये चीज़ आई। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि यार एक और पैथी होती है जो आयुर्वेद जिसको कहते हैं। पुराने ज़माने में जो साधु वगैरह साधु संत होते थे, वो किस तरह से शल्य चिकित्सा और किस तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते थे। तो उन जड़ी बूटियों से क्या है, वो लॉन्ग लाइफ, उनकी जो लाइफ जो है वो बहुत लंबी होती थी, बहुत आसान होती थी, वो बहुत तंदुरुस्त होते थे, वो बहुत हैवी वेट उठा लिया करते थे। तो हमें ये पता चला कि अगर हम जड़ी बूटियों को देसी तरीके से देंगे तो हमें वो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे जो केमिकल्स से होते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के लिए। मतलब कि वही डिसीज वही, बीमारी वही, और बीमारी को देखने का तरीका वही, बस फर्क सिर्फ हमने ये कर लिया कि हम केमिकल्स नहीं खाएंगे और हम केमिकल्स के बजाय जड़ी बूटियों पे डिपेंड रहेंगे अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। ठीक है, यहां तक भी हमें समझ में आ गया, एक लेमैन यहां तक भी समझ जाता है। देखो, ये चीज किस लिए जरूरी है? ये चीज इसलिए जरूरी है, व्हाट यू वांट फ्रॉम द पेशेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर होते तो आपको पता होता कि आपको पेशेंट से क्या चाहिए। पेशेंट जितना बोलेगा, जो बोलेगा, आप हर उस चीज़ के लिए एक मतलब अपना ट्रीटमेंट दे सकते हो। जैसे अगर सिर दर्द हुआ तो आप पेन रिलीफ दे सकते हो, पेट दर्द हुआ तो आप एक स्पास्मोटिक पेन रिलीफ दे सकते हो। ये जितना पेशेंट बोलेगा उस हिसाब से। और वहीं अगर आयुर्वेदिक होगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो हम उसको चूर्ण दे देंगे, जागृत चूर्ण दे देंगे, है ना। इस चूर्ण से क्या है, ये चूर्ण जो है आयुर्वेदिक चूर्ण है, और इस चूर्ण से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमने बीएचएमएस में एंट्री की थी तो हमारे सोचने का तरीका यही था, सबका, हम सबका सोचने का तरीका यही था। और ये जो तरीका है, इस तरीके ने हमारे दिमाग के अंदर इस तरह से जगह बना रखी है कि हम उस तरीके के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। और अगर हम कुछ और सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सोच ठीक है ये अंडरस्टैंडिंग, बट इसको हम मेडिकल फील्ड में अप्लाई करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ये थियोरिटिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है, ऐसा हमें लगता है। और जब हमें ऐसा लगता है तो हम अपनी मेडिसिन्स को उसी तरह से अप्लाई करते हैं जिस तरह से हमने आज तक, जब हम छोटे थे तब से लेकर आज तक जो हमने देखा, उस हिसाब से हम उस चीज़ को अप्लाई करने लग गए। और हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज बन गई कि हाँ, इसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है, डॉक्टर्स इस तरह से देते हैं। फिर उसके बाद में हम 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। तो हमारा दिमाग किस तरफ जाता है? हमारा दिमाग इस तरफ जाता है कि हाउ वी कैन एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो, ये एक जर्नी है डॉक्टर बनने की। आज हम उस जर्नी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब हम छोटे थे तो हमें ये पता चला कि किस तरह से हम डिजीज पे
अप्लाई करेंगे मेडिसिन को। उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हमें ये पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए हमें इंसान के इंटीरियर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब हमें ये बताया गया कि सियाटिक नर्व जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी। हमें ये बताया गया कि इंसान जब खाना खाता है तो वो खाना मुंह से लेकर रेक्टम तक की जर्नी कैसे करता है, और रेक्टम तक की जो जर्नी करता है उसमें इंटीरियर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। आपको पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में बताया गया, आपको एब्डोमेन के बारे में बताया, आपको एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बारे में बताया गया, आपको पैंक्रियास के बारे में बताया गया, आपको लीवर के बारे में बताया गया। मतलब इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला कि हाँ, हमें और इंटीरियर में देखना चाहिए। फिर हमने ब्रेन देखा, फिर हमने नर्व्स देखी, सेंसरी नर्व्स क्या है, मोटर नर्व्स क्या है, ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है, ये सब हमने देखा। तब हमारे दिमाग में ये आता है कि हाँ यार, ये तरीका होना चाहिए, एक्सप्लोर करना जरूरी है। आज दुनिया कहाँ पहुंच गई, दुनिया चांद पे पहुंच गई, रोबोटिक सर्जरी का जमाना है। और हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है। इसलिए ही तो हम डॉक्टर हैं, हमें इंटीरियर का पता होगा, और इंटीरियर का पता करने के बाद में हम जो उस पर दवाई देंगे, उस स्पेसिफिक चीज पर जब दवाई देंगे तो पेशेंट और अच्छे से ठीक हो जाएगा, बजाय इसके कि हम दर्द की गोली देते हैं। हम इतना अंडरस्टैंड कर रहे थे और फिर हम एक एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम में हमें MBBS नहीं मिलता और हम एक दूसरी पैथी को सर्च करते हैं कि किस तरह से हम डॉक्टर बन जाएं। देखिए, जो भी है, जो सच है आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करके उसके बाद में अपनी वीकनेस को छुपाने के बजाय हमें उस वीकनेस में इंप्रूवमेंट करके उस वीकनेस से उभरना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने या अपने आप के अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डॉक्टर नहीं हैं। हम डॉक्टर इसलिए हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट और लास्ट एम ये है कि हमें मैनकाइंड की सफरिंग्स को दूर करना है। इस मैनकाइंड की सफरिंग को दूर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो क्या क्या है, हमारे हथियार क्या क्या हैं, हाउ आवर मेडिसिन वर्क्स, हाउ आवर पैथी वर्क्स। बट आफ्टर knowing our after knowing our you can say weakness, after knowing our weakness and then improving आप पहले तो आप अपनी वीकनेस को जान लो, उसके बाद में उस वीकनेस को इंप्रूव करो, उस वीकनेस को हटाओ। उसके बाद में आप ये समझ पाओगे कि आप क्या करना चाह रहे हो। वरना जिंदगी भर हम एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि यार नहीं, हम वहां तो हैं ही नहीं, हम तो छोटे हैं, है ना। या तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि वी आर स्मॉलर एंड वी कैन डू नथिंग बिकॉज वी आर ऑन द लोअर लेवल फ्रॉम द एलोपैथिक डॉक्टर। या तो हम जिंदगी भर इस कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, या हम इस कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि नहीं यार, एलोपैथिक डॉक्टर अपनी जगह है और हम अपनी जगह हैं, हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मतलब हम जो दे रहे हैं वो होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छी दवाई होती है, विदाउट नोइंग द बेस। इफ वी आर टॉकिंग these type of nonsense talks, then this gives nothing to us.
कैन नॉट रीच अवर गोल, वी रीच टुवर्ड अवर गोल, नहीं पहुंच सकते हम अपने गोल की तरफ। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो फिर क्या है कि हमने एमबीबीएस की जगह एक ऐसी पैथी ली जिसमें हम डॉक्टर भी बन जाएं और हमारा जो है वो हमारे नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाए, और हमें ये भी न रहे कि यार हाँ डॉक्टर नहीं बन पाए, और जो हमारे दिल में एक अफसोस रहता, या हम दूसरी चीज़ को मतलब नहीं जानना चाह रहे थे, हम दूसरे फील्ड में नहीं जाना चाह रहे थे, और एलोपैथिक के बजाय हमने होम्योपैथिक कर ली। जब हमने होम्योपैथिक की तो हमारे जो टीचर्स थे, उन टीचर्स ने हमें ये बताने की कोशिश की कि यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हो, है ना, डोंट थिंक दैट यू आर फेलियर्स। हम आपको एनाटॉमी जो है वो बहुत ही मतलब डायसेक्शन के थ्रू पढ़ाएंगे, हर ऑर्गन दिखाएंगे। जो डायसेक्शन एलोपैथी में होता है वही डायसेक्शन हम आपको होम्योपैथिक लेवल पर करके होम्योपैथिक कॉलेज में दिखाएंगे, वही हम आपके लिए अच्छे से अच्छी टीचिंग फैकल्टीज लाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको उतना ही नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे जितना एक एलोपैथिक डॉक्टर को दिया जाता है। और फिर हमारे दिमाग में यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहता है, या हमारे दिमाग में एक यही इमेज क्रिएट रहती है कि हम 4 साल तक अपने आप को एक एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर होने के भाव से अपने आप को सींच रहे होते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में ये जो 4 साल हम पढ़ाई करते हैं, इन 4 सालों में भी हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि वे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, वो जो हमने ले पर्सन की तरह एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट समझा था, वही वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। बस हमारी दवाई अलग होती है। पेट दर्द के लिए हम वो अगर एंटी स्पास्मोडिक कोई दवाई देते हैं तो हमारी एंटी स्पास्मोडिक मैकफोस है। हेडेक के लिए वो कोई दवाई देते हैं तो हमारे पास बेलाटोना है। वो पैरासीटामोल देते हैं तो हमारे पास हेडेक के लिए बेलाटोना है। फिर इससे ज़्यादा अगर हमने पढ़ा तो हाँ, बेलाडोना की जगह हम नेट्रम कार्ब इस्तेमाल कर लेंगे, मेलिलेटस इस्तेमाल कर लेंगे, ब्राइनिया इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। वीकनेस आई तो हम जेलसीमियम की तरफ जाएंगे। अगर हमें आयरन की कमी एनीमिक है तो हम फेरम फॉस दे देंगे, फेरम मैट दे देंगे। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हेयर फॉल की हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हाँ, और हम तो ये भी देखते हैं कि हेयर फॉल क्यों हुआ। हेयर फॉल अगर लेबर के बाद में हुआ तो हम ये मेडिसिन देंगे, अगर हेयर फॉल क्रॉनिक डिजीज के बाद हुआ तो हम ये मेडिसिन देंगे। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बीएचएमएस करने के बाद भी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द डिजीज वही रहता है जो एक लेमैन का रहता है। दैट इज वाई होम्योपैथी को आज तक अपना वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू द वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथिक मेथड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट अ होम्योपैथिक फिजिशियन कंसाइडर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। ये जो कंसाइडरेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिसीज है, ये एलोपैथिक डॉक्टर के लिए बिल्कुल अलग होता है और होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बिल्कुल अलग होता है।
सबसे पहले हमारे जहन में ये बात अच्छी तरह से घर कर जानी चाहिए। इसके बाद हम आगे आते हैं कि क्या डिफरेंट होता है। What is the difference between the way of consideration of allopathic treatment during a disease and what is the way of consideration of disease by homeopathic method? बिल्कुल सही सवाल और हमें यही समझना है। अच्छा, अब इस समझने वाली चीज के लिए क्या हमारे पास कहीं कोई लिटरेचर पड़ा है? हम उस लिटरेचर की तरफ भागते रहते हैं और हमें पता चलता है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। यही आपको समझा पाएगी कि एक होम्योपैथ एक डिसीज को किस तरह से कंसाइडर करता है। और मजे की बात यह है कि हम पूरे 5 साल यही सोचते हैं कि यार इसको तो छोड़, ऑर्गेनन को हटाओ, और कोई लिटरेचर है तो बताओ। दूसरा लिटरेचर आता है हमारे पास मैटेरिया मेडिका। हम मैटेरिया मेडिका पढ़ते हैं। जब हम मैटेरिया मेडिका पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मैटेरिया मेडिका को पढ़ते हैं और उसे बहुत अच्छे से याद करते हैं और उस पर कमांड कर लेते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो ये सोचते हैं यार बेलाडोना में भी सिर दर्द, ब्राइनिया में भी सिर दर्द, पल्सेटिला में भी सिर दर्द, कैलकेरिया कार्प में भी सिर दर्द, डल्कामारा में भी सिर दर्द। ये क्या बेवकूफी है? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब ये इतनी सारी दवाइयां हो गई, मेलिलोटिस हो गई, ग्लोनाइन हो गई, नाइट्रम कार्ब हो गई, नाइट्रम म्योर हो गई, मैं इतनी सारी दवाइयों में से कौन सी दवाई दूंगा? हर दवाई में वही तो है कि सिर दर्द हो रहा है, और उस सिर दर्द में ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, इतना थोड़ी पेशेंट बताता है और इतना ये याद रहता है कि हमको एक पेशेंट आके कह रहा है कि डॉक्टर साहब सिर दर्द हो रहा है, तो अब मैं उसको ये पूछूंगा कि सिर दर्द कौन सी साइड से हो रहा है, राइट से या लेफ्ट से? और अब राइट की दवाइयां कौन सी है, लेफ्ट की दवाइयां कौन सी, वो मैं कैसे याद रखूंगा? फिर हमारे सामने एक चीज और आती है कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रिपर्टाइज करना सीख जाओ। और फिर हम रिपर्टाइज करना सीख सकते हैं। अच्छा, राइट साइड से सिर दर्द हो रहा है, किस तरफ से हो रहा है? राइट साइड से हो रहा है, ठीक है, ओके। लैपटॉप खोला, उसमें डाला राइट साइडेड हेडेक, ठीक है, राइट साइडेड हेडेक, उसमें एंड देखा कि वो अच्छा बेलाडोना राइट साइडेड सिर दर्द की दवाई है। अच्छा, अरे यार इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ आ रही है राइट साइडेड हेडेक में। तो राइट साइडेड हेडेक में सिर्फ बेलाडोना ही तो नहीं है ना। अब फिर वहां पर आ जाती है कि अब क्या करें। तो उसके बाद में फिर हमें ये सिखाया गया कि अच्छा ये पूछ लो कि थर्स्टी है या थर्स्टलेस है। अच्छा, थर्स्टी थर्स्टलेस भी कर लिया, उसके बाद भी कुछ मेडिसिन आ गई, फिर हम उन मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, थर्स्टी थर्स्टलेस, ठीक है, डाला थर्स्टी, उसके बावजूद भी बहुत सारी नंबर ऑफ मेडिसिन है। अब पेशेंट को पूछते हैं कि अच्छा हॉट और चिली में अंतर कर लो। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे को गर्मी सर्दी तो बराबर ही लग रही है। थर्स्टी थर्स्टलेस में भी वो ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब प्यास बराबर ही लगती है, ठीक ही लगती है, जैसी सबको लगती है वैसी लगती है मेरे को प्यास। देखो दोस्तों, इस तरह से होम्योपैथी नहीं होती। आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स बनाते हो होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए तो वो बिल्कुल गलत हैं। आपके अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए। होम्योपैथिक प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक ह्यूमन बीइंग को
आप किस तरह से रीड करते हो, एक पर्सन को आप किस तरह से रीड करते हो, उस पर्सन के अंदर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह से उसका वे ऑफ थिंकिंग है, और उस वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से उसको किस तरह की डिस ईज क्रिएट हो रही है, ये सब चीजें जाननी होती है, बजाय इसके कि सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की दवाइयां कौन कौन सी होती है। अच्छा, ये चीजें हमें कैसे पता चलेगी? ये चीजें हमें पता चलेगी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को पढ़कर। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है जिससे हम इस अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए कि हम एक ह्यूमन को कैसे समझेंगे, उसके अंदर डिस ईज कैसे क्रिएट होती है, how and why a particular type of person is predisposed to particular type of disease, what is in the medicines, एक नक्स वोमिका के अंदर ऐसी क्या चीज है, नक्स वोमिका के अंदर ऐसी क्या चीज है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन को ठीक कर देगी उसकी डिस ईज की अवस्था से। इन सब के लिए अब जब हम यहां तक आ गए हैं, यहां तक जो मैंने अभी तक बताया आपको कि सिर दर्द के लिए कौन सी दवाई होगी, राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, थर्स्टलेस है, थर्स्टी है, हमने यहां तक समझ लिया और हम येन केन प्रकारेण किसी तरह से दवाई दे भी रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मकसद यही है कि 10 पेशेंट हमारे पास आ जाएं और हम एक पेशेंट को ठीक कर दें और बाकी 9 पेशेंट ठीक नहीं भी हो रहे हैं तो ठीक है, चलता रहे, कोई बात नहीं? ये हमारा एम नहीं है फ्रेंड्स। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि मैनकाइंड की सफरिंग को हमें आराम देना है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सफरिंग्स को ठीक कर पाए, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को ठीक कर पाए, हम उनकी सफरिंग्स को रिलीव कर पाए, हम उनको क्योर कर पाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को। ये हमारा एम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से होम्योपैथी की शुरुआत यहीं से होती है कि सबसे पहले एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि उसका एम क्या है, उसको ये पता होना चाहिए कि वो क्लिनिक पे क्यों बैठा है, क्यों वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर बना है, और होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के बाद वो क्या करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीएचएमएस करने के बाद में एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीएचएमएस करने के बाद में किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीएचएमएस करने के बाद में आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीएचएमएस करने के बाद में बीएड करके टीचिंग कर लेते हैं। देखो, आप जो काम कर रहे हो वो काम किस तरीके से करना है ये पता होना बेहद जरूरी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक बीएचएमएस डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है, दिस इज वेरी गुड थिंग। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? ये अच्छी चीज इसलिए है कि आप एक बीएचएमएस डॉक्टर हो गए, उसके बाद में आपने होम्योपैथिक क्लिनिक खोल दिया और वहां पर आप होम्योपैथी को एलोपैथिक वे में प्रिस्क्राइब कर रहे हो। इससे कई गुना अच्छा है
कि आप BHMS करके एलोपैथिक प्रैक्टिस करने लग जाओ। दिस improves your knowledge, this improves your way of seeing the patients, this improves your personality all over. But if you are treating the patient from the homeopathy like the allopathic way of treatment, you are a failure. और न सिर्फ आप अपने आप को बल्कि पूरे होम्योपैथिक जगत को खतरा पहुंचा रहे हो। आप नुकसान कर रहे हो, अपना ही नहीं होम्योपैथी का नुकसान कर रहे हो। फ्रेंड्स, मैं ये जो ऑर्गेनन के वीडियोस बना रहा हूं, इसका एकमात्र कारण ये है कि जो लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स बन गए हैं, PHMS करने के बाद में आप एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हो या आप टीचिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है उन लोगों के लिए ये समझना कि किस तरह से होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से अलग है एलोपैथी से। ये समझना सबसे पहले उस इंसान के लिए जरूरी है जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या करते हैं? सर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, होम्योपैथिक क्लिनिक है मेरा। इस आइडेंटिटी को अगर आपको और अच्छा करना है, इस आइडेंटिटी को आपको वहां तक लेके जाना है जहां आप सम्मान के साथ सिर उठा के जी सको, जहां लोग आपको इज्जत की नजरों से देखें, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट इज totally different from the allopathic way of treatment. Allopathic way of treatment is only according to symptoms, but the homeopathic way of treatment is after understanding the whole man. हम जो दवाई देते हैं उस दवाई में एनर्जी होती है, हम जो दवाई देते हैं उसमें मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होता, और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, इस एनर्जी को, इस हिडन एनर्जी को बाहर लाने का तरीका है, वो अलग मेथड है। उससे हम उस एनर्जी को लेके आए। कई ऐसी मेडिसिन है हमारी जो 30 पोटेंसी में काम ही नहीं करेगी, और उसी मेडिसिन को आप 1M या 10M में देते हो तो बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट लाएगी। ये सब चीजें, कई ऐसे पेशेंट हैं जिन पे आप 10M में दे रहे हो वही दवाई जो 10M में देनी चाहिए, वो आप 10M में दे रहे हो, लेकिन वो पर्सन रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। आपको पेशेंट को भी समझना है, आपको आपकी मेडिसिन को भी समझना है, और पेशेंट को समझने के बाद में आपने अपनी मेडिसिन को भी समझ रखा है, पेशेंट को भी समझ रखा है, देन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस मेडिसिन को इस पेशेंट पर किस तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए। ये जो चीजें हैं, इन चीजों की समझ, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक समझ करने के लिए हमारे पास एक गाइड बुक है जिसे हिंदू गीता कह सकता है, मुसलमान कुरान कह सकता है। यही वो गाइड बुक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स,
ये सवाल तभी क्रिएट होंगे जब आप अपने आप को एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से बिल्कुल बाहर लेके आएंगे। आप अपने दिमाग की उस खिड़की को जिसको आपने बंद कर रखा है और उसमें आप होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट्स को घुसने ही नहीं देना चाहते। आप यही समझना चाहते हो कि सिर दर्द के लिए अगर वो पैरासीटामोल दे सकते हैं तो मेरे पास ये 10 दवाइयां हैं, मैं इस 10 दवाइयों में से एक दवाई दूंगा और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। एलोपैथिक मेथड बिल्कुल अलग है, होम्योपैथिक मेथड बिल्कुल अलग है। इन चीज़ों को समझ के उसके बाद में आप ऑर्गेनन की स्टडीज़ को स्टार्ट कीजिए। आई एम विथ यू। मैं ऑर्गेनन को जितना ज़्यादा मैं समझ सका हूँ उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, ऑर्गेनन इतनी अच्छे तरीके से लिखी हुई किताब है कि आप अगर एक एफोरिज्म के बाद दूसरा एफोरिज्म पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो और ज़्यादा अपने आप इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आप सक्सेसिव एफोरिज्म्स पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे होम्योपैथी के लिए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनन पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जो हमारा देखने का नज़रिया है, पेशेंट को देखने का नज़रिया है, पेशेंट की बीमारी को समझने का नज़रिया है, वो बिल्कुल बदल जाता है जब हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं तो। और उस नज़रिए के हिसाब से ही हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो जब तक हमें ये समझ में आएगा, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट, तब तक हमारी मैथमेटिका कितनी ही स्ट्रांग हो, हमारी रिपर्टरी कितनी ही स्ट्रांग हो, वी कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट। So friends, this is not only optional, this is essential thing to read the organ of medicine. Thank you my dear friends. अब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के जो हम 11 एफोरिज्म कर चुके हैं उन्हीं एफोरिज्म्स को आगे बढ़ाएंगे और 11th एफोरिज्म तक मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाउ टू रीड द एफोरिज्म्स, उसके बाद में हम एक डिस्कशन का अलग चैनल बनाएंगे। मतलब ये जो हमने एफोरिज्म 1 पढ़ा है ये अभी हमने इसका लिटरेचर पढ़ लिया, लेकिन डॉक्टर केंट ने इसको किस तरह से एक्सप्लोर किया है, किस तरह से एक बेसिक डिस्कशन किया है इस पर, हम वो डिस्कशन किया करेंगे और वो डिस्कशन की वीडियो हम साइड में और बनाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हम पहले उसका वो लिटरेचर रीड कर लेंगे और उसके बाद में फिर जो हम लिटरेचर रीड कर लेंगे, सुन लेंगे, और फिर जो मैंने समझा उस चीज़ को आपने सुन लिया, उसके बाद में आपने उसको और एक आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, उससे आपने उसको समझा, फिर हम डॉक्टर केंट सर की जो एक्सप्लेनेशंस हैं जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमारा जो समझने का जो तरीका होगा और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा वो और इंक्रीज होगा और हम इस ऑर्गेनन को और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे हमारी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम मिलते हैं, एफोरिज्म नंबर 6 करते हैं कल और एफोरिज्म 11 का फुटनोट कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय।